हेलो दोस्तों। आज से हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत सिविल सर्विसेज के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और इसका 6th एडिशन हम लोग पढ़ेंगे। ये किंडल बुक द्वारा होगा, तो मैं किंडल बुक खोल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का आप इंडियन सिविल सर्विसेज में इम्पोर्टेंस समझते होंगे। इसमें हर साल बहुत सारे क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से आते हैं और बिना इंडियन पॉलिटी की जानकारी के आप सिविल सर्विसेज को नहीं क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो इसीलिए इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं और आप हम दोनों इसको साथ पढ़ेंगे। दोस्तों, इस इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत में 80 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर जो है कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखता है और कुछ इसकी सिग्निफिकेंस है। पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताता है, दूसरा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा चैप्टर साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर प्रेम्बल, फिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसमें सेकंड पार्ट है जो कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बताता है। तो दोस्तों, इस तरह से मैं 80 के 80 नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप इसको देख लीजिए। हम लोग धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ेंगे। इसमें कुछ टाइम लगेगा लेकिन हम लोग इसको कर लेंगे। सॉरी दोस्तों। तो चलते हैं हिस्टोरिकल। पहले चैप्टर का क्या नाम था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलिए देखिए, जो ब्रिटिश इंडियंस थे वो इंडिया में 1600 में आए थे एज ए ट्रेडर इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके कि कुछ एग्जीक्यूटिव राइट्स थे ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर द चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट in 1765 of company, which till now has purely trading function, obtained the दीवानी rights over the revenue and civil justice। तो जो दीवानी राइट है उसका मतलब है कि रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के ऊपर राइट, और ये राइट उसको मिले थे 1765 में। 1764 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। उसके बाद इन लोगों को जो है ये राइट्स मिले थे। तो इन 1858 जब सिपाही म्यूटनी हुई थी, 1858 में जब सिपाही म्यूटनी हुई थी तो उस समय ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि इंडियन गवर्नेंस की। ये रूल तब तक रहा था जब तक कि अगस्त 15 1947 नहीं आ गया। इंडिपेंडेंस के साथ जो है इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई 1946 में। ऑन जनवरी 26 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। हाउएवर द वेरियस फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द पॉलिटी हैव देयर रूट इन ब्रिटिश रूल। There were certain events in the British rule that laid down the legal framework of organization and functioning of government and administration in British India. These events have greatly influenced our constitution and polity. They are explained here in chronological order under the two major headings: the company rule and the crown rule। तो कंपनी का रूल 1773 से लेके 1858 तक था और क्राउन का रूल 1858 से लेके 1947 तक था। दोस्तों, कंपनी के रूल में चूँकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी या कंपनी बोलें, वो एक रूल के अंतर्गत काम करती थी, इसलिए वो लोग कुछ ना कुछ रूल और रेगुलेशन हमेशा बनाया करते थे। इसलिए जिन्होंने सबसे पहले जब अमेरिकन वॉर हुई थी, अमेरिकन सिविल वॉर जिसको बोल सकते हैं, या अमेरिकन सिविल वॉर नहीं, उसको सॉरी दोस्तों, उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका है। अमेरिका 1771 में आज़ाद हुआ था। तो उसके बाद उनको लगा कि अमेरिका की तरह ही हमारी जो बाकी सब कॉलोनीज़ हैं वहाँ दिक्कत ना हो, तो इसलिए उन्होंने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाना शुरू किए। तो सबसे पहला रूल जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की तरह इंडिया में आया। इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है
क्योंकि पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, जिसके की बाद एक कंट्रोल और रेगुलेट करने का कोशिश की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। इट रिकोगनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ कंपनी। इसने पहली बार माना कि कंपनी के कुछ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हैं, और उसने फाउंडेशन रखी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के इंडिया में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो हैं कि इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला। इसने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की जिसमें कि 4 मेंबर थे उसको असिस्ट करने के लिए। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अनलाइक अर्लियर विच द 3 प्रेसिडेंसी वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। तो जैसे पहले एक इनक्लेव की तरह काम कर रहे थे कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे अलग है, गवर्नर ऑफ मद्रास अलग है, अब ये दोनों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आ गए। और हम पहले पॉइंट में पढ़ चुके हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है एक पोस्ट डेजिग्नेट की गई गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह, जिसको कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिली जिसमें कि 4 मेंबर थे। ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये आजकल के कैबिनेट की तरह है, जहाँ पे कि कुछ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती हैं। दोस्तों आज इसे यहीं ख़त्म करते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे कल से। थैंक यू दोस्तों।